तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और फिगर्स के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी चैप्टर 1 में एक टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं जानता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ऐसे आप बनाएंगे जिसमें सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल को डिनोट करेंगे, फिर मिडिल लेवल को, फिर लो लेवल को। तो टॉप लेवल जैसा कि आप जानते होंगे, ये सबसे ऊपर होता है, जिसमें सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर आते हैं। ये लोग कंपनी के ओवरऑल गोल सेट करने करने के लिए होते हैं और बड़े बड़े डिसीजन ये लोग लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन इसमें आता है: सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फुल फॉर्म भी है; सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर; सीएसओ, चीफ सेल्स ऑफिसर; सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर; प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसे कहते हैं। तो ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इस लेवल पर डिपार्टमेंट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर होते हैं। ये लोग टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं और लोअर लेवल जो होता है उसको गाइड करते हैं। मतलब ये बीच में होते हैं। जो यहाँ से ऊपर से जो चीजें आती हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसको ये इन लोगों से करवाते हैं। मतलब बीच का काम करते हैं ये लोग। तो इसमें कौन कौन आता है: मार्केटिंग मैनेजर, परचेस हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये लोग आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट में। लास्ट है सबसे नीचे जो है लोअर लेवल। ये लेवल वर्कर्स और डेली ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सुपरवाइजर और फोरमैन इस लेवल पर काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। इसमें भी देख सकते हैं आप कौन कौन आता है: सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क। ये लोग आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इस स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनमें सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एरो से यहाँ से दर्शाया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जितने जाएंगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और जितना नीचे आएंगे उतनी अथॉरिटी कम होती जाएगी। अथॉरिटी यानी कि पावर से आप समझ सकते हैं, पावर सबसे कम होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग सबसे कम होगी नीचे के लोगों को। यहाँ पे इस एरो से हम देख सकते हैं अथॉरिटी नीचे आते आते कम हो रही है एकदम। यानी कि लो लेवल मैनेजमेंट में सबसे कम अथॉरिटी होती है और टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे अधिक अथॉरिटी होती है। वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है और सबसे कम लो लेवल मैनेजमेंट की। तो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और उसके डायग्राम बताइए। तो आप बिना डायग्राम पूछे तभी आप बता सकते हैं डायग्राम को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप बनाएंगे, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ऐसे बना देंगे फिर भी काम चल जाएगा। और ये जरूरी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिनोट कर सकते हैं एरो से, कि ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और नीचे अथॉरिटी घटती जाएगी। कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं: सीईओ, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सीईओ, सीएमओ, सीएसएलओ, सीटीओ, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है फुल फॉर्म लिखना। तो ये था एक इम्पोर्टेंट डायग्राम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है मैनेजेरियल स्किल्स का एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है। रॉबर्ट कैट्स कहते हैं कि मैनेजर्स के पास तीन तरह की स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। तो इसी को डायग्राम की मदद से दर्शाया गया है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो जो इस लेवल्स में काम करते हैं लोग, उनके अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए। यानी टॉप लेवल में जो लोग हैं और लो लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, सबकी स्किल्स सेम रहेगी? सेम नहीं हो सकती, तभी तो अलग अलग मैनेजमेंट में है। मतलब स्किल्स सब में अलग अलग होती हैं। तो कौन कौन सी स्किल है? तो जो रॉबर्ट कंज कहते हैं कि मैनेजर के पास 3 तरह की स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। Robert Katz identified 3 key managerial skills: technical, human, and conceptual skills. The importance of each varies depending on the levels of management. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले बात कर रहे थे इस स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल स्किल देखते हैं। तो
कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ये बड़े लेवल पर प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है। टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए स्किल सबसे जरूरी होती है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी स्किल्स होती है? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसको सबसे अधिक कौन सी स्किल्स की जरूरत है? कॉन्सेप्चुअल। ये रेड कलर से कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को दर्शाया गया है। फिर दूसरी स्किल्स आती है ह्यूमन स्किल। ये लोगों के साथ कम्युनिकेट और उन्हें मोटिवेट करने की एबिलिटी होती है। ह्यूमन स्किल्स यानी कि लोगों के साथ कम्युनिकेट और उन्हें मोटिवेट करने की एबिलिटी, ये हर लेवल पर इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीम कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो खासकर मिडिल लेवल में ये ज्यादा जरूरी होती है ये वाली स्किल। तो आप देख सकते हैं मिडिल लेवल में आ रही है, यानी सब हर लेवल पे आ रही है, लेकिन मिडिल लेवल के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ये बीच में लोग होते हैं, तो कम्युनिकेशन इन्हीं द्वारा होता है, टॉप लेवल और लो लेवल का। तो ह्यूमन स्किल सबसे ज्यादा जरूरी मिडिल मैनेजमेंट को होती है, हालांकि तीनों में बराबर है। उसके बाद है तीसरी स्किल है टेक्निकल स्किल। तो ये स्पेसिफिक काम करने की स्किल होती है, जैसे कोडिंग, अकाउंटिंग या इंजीनियरिंग। लोअर लेवल मैनेजर के लिए स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे गलती लिख दिया है किसी ने, फर्स्ट लाइन नहीं होगा यहाँ पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। रुकिए यहीं पे करेक्ट कर देते हैं हम, लो लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीसरा जो लो लेवल मैनेजमेंट सबसे नीचे है, इसको सबसे अधिक टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक काम करने की स्किल्स, जैसे कोडिंग, अकाउंटिंग या इंजीनियरिंग। लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से टेक्निकल स्किल्स को दर्शाया गया है। तो सबसे नीचे जो लोअर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ह्यूमन स्किल तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इसी की मदद से होगा। लोगों के साथ बात करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये सबके लिए जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। काफी कभी कभी मैनेजरियल स्किल भी लिख के आता है। मैनेजरियल स्किल यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, तो मैनेजरियल स्किल भी इसे बोलते हैं, मैनेजमेंट स्किल या मैनेजरियल स्किल। तो कौन कौन सी स्किल होती हैं? कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल। कॉन्सेप्चुअल होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन स्किल होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए, और लो लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है टेक्निकल स्किल। तो एकदम अलग अलग नहीं होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी ह्यूमन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस कॉन्सेप्चुअल स्किल से ही काम चल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए, और थोड़ी सी टेक्निकल स्किल। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, इसमें कौन कौन सी स्किल आ रही है? सबसे अधिक कॉन्सेप्चुअल, फिर ह्यूमन स्किल, और टेक्निकल स्किल्स भी थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं। वैसे ही जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनको भी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे अधिक ज्यादा जरूरत है इनको टेक्निकल स्किल्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से साफ साफ पता चल जा रहा है कौन सी स्किल्स किसको ज्यादा जरूरत है। तो ये दूसरा डायग्राम है, ये भी पहले चैप्टर में है, मैनेजमेंट स्किल या मैनेजरियल स्किल। अब तीसरा, दूसरे चैप्टर में मैनेजमेंट थॉट्स हैं, जो कि उसमें कोई डायग्राम नहीं है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक काफी सिंपल सा डायग्राम है। जैसा कि आप जानते होंगे, टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये एक डायग्राम है सिंपल सा, आप ऐसे बना सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जब क्वेश्चन आए, तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। प्लानिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि रिसोर्सेस को एलोकेट करना और टास्क को डिवाइड करना। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती है, यानी कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें। तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है स्टाफिंग, यानी राइट पर्सन को राइट जॉब यानी राइट पोजीशन के लिए रिक्रूट करना और उन्हें ट्रेन करना उस काम के लिए, यानी कि ट्रेनिंग देना। ये सारी चीजें आती हैं स्टाफिंग में, जो कि तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। चौथा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, जैसा कि जानते होंगे आप लोग, इंप्लॉयज को गाइड और मोटिवेट करना। डायरेक्टिंग वर्ड से ही पता चल जा रहा है, डायरेक्ट करना यानी इंप्लॉयज को गाइड और मोटिवेट करना, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो ये चौथा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, डायरेक्टिंग। लास्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग यानी कि गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजों को मॉनिटर करना। तो इसको मॉनिटर करना और नेसेसरी चेंजेस करना, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती है। यानी कि काम सही से नहीं हो रहा तो उसमें से कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी तो सही से होगा। क्या दिक्कतें हैं, उनको सारी चीजें को मॉनिटर करना,
यानी कि आकलन करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत है, यदि कुछ जरूरी है तो कुछ चेंज करना उसमें, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। तो ये है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। सबसे पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जैसा कि हमने पढ़ा था, इसीलिए इस एरो से आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग के बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें हमेशा चलती रहेंगी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। आप ऐसे बना सकते हैं, या तो आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं, सबको जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट डायग्राम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे देख सकते हैं, एक ठो डायग्राम दिया हुआ है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। प्लानिंग इज ए फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। फाउंडेशन यानी कि सबसे पहला फंक्शन है। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, प्लानिंग एक मैनेजमेंट का बेसिक और सबसे पहला फंक्शन है, और इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, यानी प्लानिंग का मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। ये सारी चीजें हैं, परवेसिव कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल फंक्शन, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, ये हर मैनेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत होती है। यानी कि किसी भी मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप प्लानिंग ही होता है। तो ये प्लानिंग सब हर मैनेजमेंट प्रोसेस की सबसे पहली शुरुआत प्लानिंग होती है। फ्यूचरिस्टिक इसलिए कहा गया क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि फ्यूचर में क्या हमें ऑब्जेक्टिव, क्या हमें अचीव करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग में ही डिटरमाइन की जाती हैं, इसीलिए फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग में चेंजेस की जा सकती हैं। यानी ऐसे नहीं कि एक बार कुछ प्लान कर दिया गया तो भाई उसी पे काम करना है। कुछ जरूरत पड़े फ्यूचर में तो उसके हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है। डिसीजन मेकिंग, यानी इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। मैनेजरियल फंक्शन है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के लिए एक सिंपल सा डायग्राम है, आप ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के लिए तो एक बार देख लीजिए। चाहे तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग से काम में क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है, इसलिए प्लानिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि आप जानते होंगे, दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें टास्क और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। इसका प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है, जैसे यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं। डिटरमाइनिंग टारगेट, तो टारगेट को डिटरमाइन करना, यानी कि करना क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजों को डिटरमाइन करना पहले। फिर एक्शन को डिटरमाइन करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, एक्शन एक्शन जो होंगे उसमें कोऑर्डिनेशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से टास्क को असाइन करना, यानी कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग लोगों में उनके कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जैसा कि आप जानते होंगे पावर। तो वही चीज, सेम चीज, अथॉरिटी को असाइनमेंट करना अलग अलग लोगों को कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट और मैनुअल बनाना, ये सारी चीजें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजिंग एक्शंस, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें और बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट को जरूरी टूल्स और फंड देना। डिसीजन मेकिंग के लिए एक हायरार्की सेट करना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है किसके लिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए, जो कि दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। पांचों फंक्शन इक्वल वेटेज रखते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, यानी कि प्लानिंग हो या ऑर्गेनाइजिंग हो या स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सब सब के सब इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का डायग्राम है, देख लीजिएगा इसे। तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इंश्योर्स दैट द राइट पर्सन इज इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना और उन्हें ट्रेन करना। इसका प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, रिक्रूटमेंट जिसे हिंदी में भर्ती करना कहते हैं। दूसरा प्रोसेस इसमें है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना, ये सिलेक्शन में आता है। तो इसके बाद है तीसरा है ऑनबोर्डिंग सिलेक्शन। जैसा कि हमने अभी देखा क्या होता है, कैंडिडेट्स में से बेस्ट को चूज करना बेस्ड ऑन स्किल्स और क्वालिफिकेशन। ऑनबोर्डिंग यानी कि नए एम्प्लॉयज को कंपनी के कल्चर और प्रोसेस से फैमिलियर कराना, ऑनबोर्डिंग कहलाता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होगा, इम्प्लॉयज के काम को मॉनिटर करना और फीडबैक देना फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी ताकि वो अपने इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने काम को देख के कैसा काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस बता के उनको। रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि अच्छे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, ये रिटेंशन कहलाता है। इसके बाद है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग फ्यूचर के लिए पोटेंशियल लीडर्स और की रोल्स के लिए बैकअप प्रिपेयर करना, ये सक्सेशन प्लानिंग कहलाती है। फ्यूचर के लिए पोटेंशियल लीडर्स और की रोल्स के लिए बैकअप प्रिपेयर करना, ये सक्सेशन प्लानिंग होती है। और लास्ट है वर्कफोर्स प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर नीड्स के हिसाब से राइट नंबर और टाइप का एम्प्लॉयज प्लान करना, ये वर्कफोर्स प्लानिंग कहलाती है। तो ये है स्टाफिंग इन मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग में ये सारी चीजें आती हैं जैसा कि हमने देखा। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं स्टाफिंग के लिए। जब स्टाफिंग का क्वेश्चन आए कि स्टाफिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें इसके प्रोसेस कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिटेंशन, सक्सेशन प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जैसा कि आप जानते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर्स इंप्लॉयज को गाइड और मोटिवेट करते हैं। डायरेक्टिंग के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीजें बनाया गया है। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन हमने सब ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ चुकी हैं, बस शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे। मोटिवेशन यानी इंप्लॉयज को उनके काम के लिए इंकरेज करना, उन्हें मोटिवेट करना, मोटिवेशन कहलाता है। दूसरा है लीडरशिप। लीडरशिप यानी इंप्लॉयज को इंस्पायर करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें, ये सारी चीजें लीडरशिप होती हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन। क्लियर और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन देना, कम्युनिकेशन वो होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी मिलजुल के काम करना, एक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स और लोगों में, ये भी काफी जरूरी होता है। सुपरविजन यानी कि वर्क को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, सुपरवाइज करना, ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ की एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन, 5 यहाँ पे दिए हैं। तो ये कुछ की एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब इसके बाद है लास्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जैसा कि आप जानते ही हैं, जो इंश्योर करता है कि गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, क्या है देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर मीट बाय मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एड नीडेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, गोल को अचीव करना यानी कि गोल्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके इंप्रूवमेंट करना, ये चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। इफिशियंसी, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना, ये भी कंट्रोलिंग में आता है। करेक्टिव एक्शन, जैसा कि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, करेक्टिव एक्शंस भी कंट्रोलिंग में ही लिए जाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन निकालना और नए तरीके से किसी काम को करना, ये भी सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। इम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करना और फीडबैक देना भी कंट्रोलिंग में ही आता है। यानी कि कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बनाता है, तो इसलिए कंट्रोलिंग काफी जरूरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का यूज हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो इफिशिएंट यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में
मशीनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग लगे हैं इसी काम पे, जहाँ कम लोगों से भी काम हो जाएगा, तो इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए किसी भी एक्शन में। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन होना चाहिए, ये भी सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन और ऑर्डर इंश्योर होना चाहिए, ये सारी चीजें बनाए रखनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, जिसका डायग्राम ये है। अब देखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी लास्ट चैप्टर से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एक स्टेप होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो क्या है एमबीओ? is a strategic approach where managers and employees work together to set objective। तो एमबीओ एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इसका मेन फोकस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अलाइन करना होता है। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, सेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स डिफाइन किया जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल्स। सेट इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर दूसरे स्टेप में इंडिविजुअल के गोल को और ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, यानी स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स डिफाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए। मेजर परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस यानी कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है, ये सारी चीजें। इवेल्युएट परफॉर्मेंस, यानी रेगुलर इंटरवल पर प्रोग्रेस चेक की जाती है कि कैसी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस हो रही है। तो ये भी स्टेप है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। रिवार्ड इम्प्लॉयज, तो इम्प्लॉयज को रिवार्ड भी देने चाहिए इसमें उनके काम के अनुसार। तो ये कुछ प्रोसेस ऑफ एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे 5 हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को सेट करना, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर इवेलुएट परफॉर्मेंस करना, फिर रिवार्ड एम्प्लॉय। तो गोल अचीव करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं ये सारी चीजें। तो ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम है मोटिवेशन टॉपिक से, जो कि है मास्लो के मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो कि नीड थ्योरी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मास्लो थ्योरी एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन थ्रू हायरार्की ऑफ 5 लेवल्स, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन थ्योरी पे। इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं मास्लो का थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की नीड को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमंस की नीड्स को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स जैसे फूड, वाटर, शेल्टर। साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ये कह सकते हैं। ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आता है, फूड, वाटर, शेल्टर, यानी खाने पीने और रहने की जगह। साइकोलॉजिकल नीड सबसे बेसिक नीड होती है, यहाँ पे भी लिखा है फूड, वाटर, शेल्टर, शेल्टर स्लीप, सोने के लिए जगह। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड यानी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, जैसे जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, ये सारी चीजें दूसरे में आती हैं। दूसरा स्टेप है, दूसरे लेवल पे आई है। पहले पे तो साइकोलॉजिकल नीड आती है, उसके बाद सेफ्टी नीड, जिसमें क्या क्या है, सिक्योरिटी, हेल्थ, फाइनेंस, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा है सोशल नीड। सोशल नीड यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, बिलोंगिंगनेस और रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें आती हैं। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली कनेक्शन, ये सारी चीजें सोशल नीड में आनी है, यानी कि ये तीसरे पे है, तीसरे पॉइंट पे, यानी कि ये जो नीड पूरी हो जाएंगी तब ये वाली नीड जनरेट होगी, सोशल नीड। इसके बाद चौथे पे है स्टीम नीड, यानी कि स्टीम यानी कि क्या होता है, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, उसकी नीड आती है इसके बाद। सोशल नीड के बाद रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें आती हैं चौथे पॉइंट पे, चौथे लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि पांच, टोटल 5 लेवल होते हैं मोटिवेशन नीड के। और लास्ट में और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने पोटेंशियल को अचीव करना। मीटिंग वंस फुल पोटेंशियल इन लाइफ, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, यानी कि एवरी पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हायरार्की में अरेंज है लेवल्स, पांचों लेवल्स। सबसे पहले बेसिक नीड जैसे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल,
उसके बाद सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग्स, इसे सोशल नीड भी कह सकते हैं। इसके बाद है स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बेसिक नीड है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं साइड में लिखा हुआ है। फूड, स्लीप, वाटर, ये आती हैं बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड में। सिक्योरिटी, हेल्थ, फाइनेंस, ये सेफ्टी में आती है। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली कनेक्शन, ये आती है सोशल नीड या फिर लव, बिलोंगिंग्स। रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, सेल्फ स्टीम, ये आता है स्टेप में। मीटिंग वंस फुल पोटेंशियल इन लाइफ, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, ये आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो कि 5 लेवल्स में अरेंज है। अब ये है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करता है। SWOT analysis identify the strength, weakness, opportunity and threats for an organization। तो SWOT में आप देख सकते हैं SWOT, जिसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट चैप्टर में आता है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो चलिए एक एक मतलब समझ लेते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करता है। जहाँ स्ट्रेंथ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स, वो स्ट्रेंथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। वीकनेस क्या होंगी, जो इंप्रूवमेंट की जरूरत वाले एरियाज हैं, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वीकनेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अपॉर्चुनिटी यानी कि मार्केट के फेवरेबल कंडीशन, जैसे न्यू ट्रेंड्स, यानी कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, उसके अनुसार ये एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उसको फुलफिल कर सके, उसकी डिमांड पूरी कर सके। तीसरा है थ्रेट्स, यानी कि जो चैलेंजेस और रिस्क हैं, जैसे कंपटीशन, यानी कि कोई कंपीटिंग कंपनी उसी फील्ड में काम कर रही है, तो एक कंपटीशन या थ्रेट्स हो सकता है। तो इस स्वॉट एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये लास्ट डायग्राम था। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये लास्ट में स्वॉट देखा, फिर उसके पहले मास्लो हायरार्की ऑफ नीड देखा, जिसमें 5 लेवल्स होते हैं। और इसके ऊपर देखा था हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें भी प्रोसेस होता है कुछ 5 इसमें प्रोसेस स्टेप्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के हमने डायग्राम देखा था, डायरेक्टिंग के डायग्राम, जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन आता है। स्टाफिंग के कुछ स्टेप्स देखे थे, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिटेंशन और सक्सेसिंग प्लानिंग और वर्कफोर्स प्लानिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं स्टाफिंग के। प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग का ये क्या कहते हैं डायग्राम है। डिटरमाइनिंग टारगेट, डिटरमाइनिंग एक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के डायग्राम है। गोल ओरिएंटेड होती है, पारदर्शी होती है, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल फंक्शन है, ये तो जानते ही हैं। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो काफी सिंपल और इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इसमें आते हैं, टोटल 5 हैं। और मैनेजरियल स्किल्स, ये मैनेजरियल स्किल्स का काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सब इसमें 3 स्किल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्चुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लो लेवल मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्किल्स तीनों लेवल में कॉमन होती हैं। इस डायग्राम से साफ साफ पता चल जा रहा होगा। सबसे पहले आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। इसमें कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।